हजारों कार्यकर्ता एक साथ यहाँ बल्लम लगाओ, यहाँ ये लगाओ, यहाँ खुरपी लगाओ, ये करो, और देखते देखते आधे घंटे में वो इतना बड़ा शिलाखंड, मैं कल्पना नहीं कर सकता उसकी, लेकिन इतना बता सकता हूँ कि आप लगभग मानो कि वो 250-300 मीटर लंबा था और लगभग 100-150 मीटर चौड़ा था। और शिलाखंड की मोटाई कितनी थी ये तो संभव भी नहीं बताना, लेकिन उस इतने बड़े शिलाखंड को और नीचे धकेल दिया गया। ये है संघ की प्राणी। मैं तो कई बार जब मेरे को महानगर कार्य दायित्व मिला तो मैंने कई कार्यकर्ताओं को मैं आज भी कहता हूँ कि जिसने मैंने संघ का प्रामाणिकता से काम कर लिया उसको एमबीए करने की आवश्यकता नहीं। तो टाइम मैनेजमेंट और प्लानिंग पक्ष, ये आरएसएस का दो बहुत प्रचंड कहना चाहिए ना कि गीत हैं, जिसे कहना चाहिए हम संघ की शाखा में जाने के बाद हमें सीखने की जरूरत नहीं है, ये अपना स्वयं ही आता है। आपको संगठन कैसे चलाना है, आपको नियोजन कैसे करना है, प्लानिंग पार्ट कैसे करना है, ये संघ में रह करके स्वयं सीख जाने का। और 4 दिसंबर की रात्रि को 2-2:30 बजे से सब लोग सरयू के आसपास और निवृत्त होकर के स्नान करके जिस घर में जो मिला वही उठाया। झाड़ू मिली, करनी मिली, फावड़ी मिली, तगारी मिली, बल्लम मिला, फरसा मिला, जो मिला वो लेकर के चले। और एक तरफ ये रक्षा वाहिनी थी और एक तरफ समझ सकते हैं आप क्या था जी। और हमको सबको ध्यान में है कि प्रातः काल या 9 से 11 के बीच में वो ढांचा कैसे ध्वस्त हुआ। नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास पेशकश 100 बरस संघ के 100 कहानियां संघर्षों की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अविरल अनथक यात्रा। और उस यात्रा के सहभागी बने अनेक कार्यकर्ता, साधारण सामान्य से परिवारों से आने वाले कार्यकर्ता उस दौर में संघ के साथ जुड़े जब भयंकर विपरीत परिस्थितियां थी, विषम परिस्थितियां थी और अनेक संघर्ष देखने को मिले। समाज में उस समय इतनी स्वीकार्यता भी नहीं थी और आज के दौर में भले ही आप संघ का एक विराट स्वरूप देखते होंगे, एक वट वृक्ष के रूप में देखते होंगे, लेकिन जो एक पौधा छोटा सा लगा था वो कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ा, कितने लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं के पसीने से जिस तरीके से संघ आगे बढ़ा उसमें सिमटी पड़ी हैं अनेकों कहानियां। उन्हीं कुछ कहानियों को आपके सामने लाने के लिए आज का ये एपिसोड, और इस एपिसोड में हमारे साथ चर्चा करने के लिए हैं हमारे साथ एक ऐसे व्यक्तित्व जिनको संघ के संस्कार मिले बचपन की घुट्टी के साथ ही। जी हाँ, परिवार में ऐसा वातावरण, ऐसा माहौल मिला कि लगातार संघ के कार्यकर्ताओं के, प्रचारकों के संपर्क में रहे और न केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में काम किया, उसके साथ साथ कुटुंब प्रबोधन की गतिविधि में उन्होंने काम किया और अपनी जो जीवनचर्या है उसके लिए बैंक में नौकरी करते हुए और साथ ही साथ भारत विकास परिषद और आदर्श विद्या मंदिरों से जुड़े हुए अभी भी इनके साथ में जुड़कर लगातार काम कर रहे हैं। जी हाँ, हमारे साथ में है श्रीमान संजीव जी भार्गव। संजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपसे जानना ये चाहेंगे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम आप लगातार वर्षों से जिस तरीके से कर रहे हैं, पहला परिचय संघ का किस तरह से आया, संघ का नाम कब सुना या शाखा में कब गए, क्या परिवार का किस प्रकार से उसमें कैसा योगदान रहा? जी, बहुत अच्छा पूछा आपने। बाल्यकाल से ही चूंकि पिताजी संघ के प्रचारक रहे तो हमें वो संस्कार वहीं से मिला। और मुझे ध्यान में है कि पहली बार शाखा जाने का अवसर मिला तो मैं 5 वर्ष के लगभग आयु में था जी। और पृथ्वीदत्त जी गौड़ थे जिनकी आवाज बड़ी बुलंद थी और वो नीचे से आवाज लगाते थे 5, 4:30, 5 बजे के बीच में ही। पिताजी को गोपाल जी सब बच्चों को उठा दिया कि हाँ उठा दिया, आइए, हाँ आ रहे हैं सब। तो ऐसा करके हमारा ऐसे लगभग 5, सवा 5 वर्ष की आयु में और संघ की शाखा में जाना चालू किया। संघ का बहुत वैविध्य है तो उस समय, लेकिन संघ की शाखा प्रातःकाल और सायंकाल होती थी जी। लेकिन पिताजी के साथ में जाने का हमको मिला अवसर, इसलिए हमें प्रातःकाल की, और जब थोड़ी समझ पड़ी तो फिर मैं यही पूछने वाला था कि सामान्य रूप से जो विद्यार्थी होते हैं वो उनके लिए सायं शाखाएं होती हैं, प्रभात शाखाएं सामान्यतः कामकाज करने वाले व्यवसायी, व्यापारी, कर्मचारियों के लिए होती हैं। तो आपका तो प्रारंभ से ही जो है वो प्रभात शाखा में, सुबह की शाखा में जाना। मैंने आपको बताया ये एक कोइंसिडेंट माने, उसको कैसा माने, तो पिताजी साथ जाने का, इसलिए हम भी ऐसे बच्चे थे तो उनके साथ में चले जाते थे, साइकिल में बैठ करके, कभी गोद में ऐसे करके। लेकिन जब समझ पड़ी तो लगभग 6ठी क्लास से और सायं शाखा में जाना चालू किया।
और संघ में क्या होता है ये समझने का यत्न प्रयत्न छठी कक्षा से प्रारंभ हुआ। मेरे को पहली बार सह घटनाएं की जिम्मेदारी छठी कक्षा में मिली। अच्छा, पहली बार जो आप प्रभात शाखा में जब जाने लगे थे अपने पिताजी के साथ में, याद है अभी कि कौन सी शाखा थी, कौन सा स्थान? जलेब चौक शाखा थी और इत्तेफाक से जलेब चौक का इतिहास भी बहुत बड़ा रहा है और मैं उस शाखा का बाद में सायम शाखा का भी कार्यवाह रहा, मुख्य शिक्षक रहा और उसी शाखा में प्रभात में भी रहा मुख्य शिक्षक कार्यवाह जी। तो राजस्थान में उस शाखा का नाम भी था। क्या किस कारण से था नाम इतना उस शाखा का? ये इमरजेंसी जब 1977 में हटी तो माननीय सोहन सिंह जी उस समय और प्रांत प्रचारक थे और उन्होंने अधिकतम संख्या दिवस घोषित किया रक्षाबंधन के उत्सव को अधिकतम संख्या दिवस के रूप में। और उस समय तो वो अधिकतम संख्या दिवस सफलतम रूप से हो इस करके और गठिया शाखाएं लगाने का प्रयत्न होता था। तो सप्ताह 10 दिन पहले गठिया शाखा लगती थी, एक एक 2 दिन जिस मोहल्ले में जहाँ रहते थे। एक शाखा विशेष तो सामान्य रूप से 4-5 गठों में बटा होता है, तो ऐसे 4-5 जगह शाखा लगती थी। और जिस दिन होता था तो राजस्थान में उस समय कम ही शाखाएं थी, मैं समझता हूँ सब मिलाकर 650 लगभग शाखाएं थी पूरे राजस्थान में। हाँ जी, पूरे राजस्थान में। और जलेब चौक शाखा वर्षानुवर्ष सर्वप्रथम आई हमेशा, लगभग ये 20-22 वर्ष का बराबर कालखंड रहा जब ये प्रतियोगिता चली और ये शाखा हमेशा प्रथम आई। और उसका गढ़ भी एक गढ़ था, गढ़ प्रतियोगिता में भी एक गढ़ था, वो गढ़ भी हमेशा प्रथम ही आता था जी। तो इस तरीके से जलेब चौक शाखा आज भी संजीव जी को याद है और अधिकतम संख्या दिवस रक्षाबंधन का जो उत्सव मनाया जाता है, संघ कुछ उत्सव प्रमुख रूप से प्रतीक रूप में जो मनाता है उनमें रक्षाबंधन का एक बड़ा उत्सव है और उसके पीछे भाव रहता है कि हिंदवः सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत, मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता। हिंदू समाज में जन्मा हुआ हर एक व्यक्ति हमारा भाई है और वो अपनत्व वो बना रहे, वो भाईचारा बना रहे और जो लोग विभेद की बात करते हैं उनके आगे एक बड़ी लाइन खींचने का काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने इन उत्सवों के माध्यम से करता है। उसी का वर्णन अभी संजीव जी ने किया। आपको तो घर में भी एक प्रकार से संजीव जी जिस तरीके से माहौल मिला संघ का ना, तो लेकिन फिर भी कई बार ये होता है कि परिवार में हम जिनके साथ में रहते हैं उनके कुछ कहानी किस्से सुनते हैं, जब हम छोटे होते हैं तो बड़े प्रभावित होते हैं और सर्वाधिक एक सामान्य रूप से देखा भी जाए तो 10-12-15 वर्ष का बालक होता है, उसके आइडियल तो उसके पिता ही होते हैं सामान्यतः। तो आपको ये जो है आपके पिताजी के संघ के काम के कहानी किस्से ये कब से सुनने को मिलने लगे? हाँ, बहुत बढ़िया पूछा आपने। तो पिताजी के साथ में रहते हुए और कई बार ऐसे कुछ किस्से कहानियां संघ के बारे में सुनने को मिलती थी। 1942 में उन्होंने मिलिट्री ज्वाइन की और 1947 में संघ के संपर्क में आए और तभी उन्होंने मिलिट्री छोड़ी करके और संघ का प्रचारक जीवन वहां से उनका प्रारंभ होता है और लगभग 5 वर्ष वो प्रचारक रहे। तो वो ऐसी हम कहानियां किस्से उनसे सुनते रहते थे। इत्तेफाक से हमारी माता जी भी स्वतंत्रता सेनानी रही। अच्छा। तो हमारे बड़े नाना जी अलवर स्टेट के प्रेसिडेंट भी रहे कांग्रेस के। तो काफी ऐसी रोचक घटनाएं भी और कई ऐसी दर्दनाक कहानियां भी 1948 की ऐसी उनको सुनने को मिली। पिताजी जेल में भी रहे। पहला जो संघ का प्रतिबंध लगा 1937 में पहला प्रतिबंध था, तथाकथित प्रतिबंध अंग्रेज द्वारा। लेकिन भारत स्वतंत्र होने के बाद में भारत के ही और प्रधानमंत्री के द्वारा संघ पर पहला प्रतिबंध 1948 जनवरी में लगा। उस प्रतिबंध में संघ के अनेक कार्यकर्ता और बहुत अंग्रेज से भी ज्यादा विभीषण घटनाएं घटी जेलों में और अनेक कार्यकर्ताओं को भयावह यातना सहन करनी पड़ी। जैसा हमारे पिताजी बताते हैं कि 30 जनवरी की रात्रि को और 31 जनवरी तक रात्रि तक निर्वस्त्र करके रस्सी से बांध करके यमुना में डालना निकालना ये अनवरत चलता रहा। ये जिसका उन्होंने मृत्यु पर्यंत भोगा। उनको ऐसा एकदम हमेशा कंजेशन और ऐसा बैठ गया था सारा। माननीय सोहन सिंह जी के बारे में हम सुनते ही हैं कई सारी घटनाएं कि किस तरह से कोठरी में उनको रखा गया। उस कोठरी में 1-1 फुट पानी रहता था, उसी में लघु शंका, उसी में शौच सब निवृत्त होना, सारा उसमें करना। ऐसा बहुत विभत्स यातनाएं उस समय 1948 में जो भी संघ के कार्यकर्ता जेलों में रहे, तो सुनकर के भी सिहर उठता है मन कि कैसे उन्होंने इतनी यातनाएं सही होंगी। वास्तव में मेरा ये सुनते हुए एकदम रोम रोम ऐसा हो रहा है, सिहरन हो रही है। निश्चित रूप से आप सब जो दर्शक ये घटना सुन रहे हैं, आप
विचार कर सकते हैं स्वतंत्र भारत में एक राष्ट्रभक्त संगठन जो है उसके कार्यकर्ताओं को इतनी यातनाएं किस तरीके से दी गई, बड़ा कठिन मामला है। तो हम भाग्यशाली रहे कि माताजी पिताजी दोनों, हालांकि मैं आपको इसमें एक बात और बताता हूँ रोचक, कि माताजी हमारी कट्टर कांग्रेसी थी और पिताजी संघ के प्रचारक जी। लेकिन दोनों में कभी भी वैचारिक को लेकर के मतभेद नहीं हुआ, और माताजी को पिताजी ने कभी भी संघ की शाखा में जाने के लिए, संघ की शाखा में वो नहीं था, लेकिन सेविका समिति का गठन हो चुका था कुछ समय पश्चात ही, लेकिन उनको कभी नहीं कहा गया कि आप जाइए। हाँ, उनकी लिखने पढ़ने की रुचि थी और उनके बड़े लेख निकलते थे अखबारों में, और बहुत ही मेधावी थी, अपने समय की पीएचडी होल्डर थी, इसलिए लिखने पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक था, और अपनी इस पढ़ने की रुचि के कारण से ही उन्होंने संघ को जाना। खास तौर से गुरुदत्त का उपन्यास ये था, दो लहरों की टक्कर, सरदार पटेल और गुरुजी का पत्राचार, ये सब पढ़ करके ही उन्होंने संघ को समझा और वास्तव में संघ क्या है। मुझे ध्यान में 1971 में जब पूज्य गुरुजी 71-72 में पधारे रामलीला मैदान पर, 71 में रामलीला मैदान पे था और 72 में उनका यूनियन फुटबॉल ग्राउंड पर था। तो माताजी उनको लेके गए पिताजी को, और वो पूज्य गुरुजी रुकते थे, अपने प्रांत संघचालक रहे उस समय गोविंद राम जी हुक्मानी, उनके घर पत्ते थे, वहां पर वो लेके गई माताजी कि मेरे को उनसे मिलना है, आप मिलाइए। और वास्तव में मुझे लगता है कि संघ का इतना अनुभव होने के पश्चात अनेक वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को, सरसंघ चालकों को, सबको सुना है मैंने, लेकिन माताजी ने उनके स्वर्गवास के देवलोक गमन के बारे में जो लिखा है वो अच्छा प्रचार नहीं लिख सकता, ऐसा माताजी ने उनके बारे में लिखा, और इत्तेफाक से वो भी है नहीं हमारे पास में उपलब्ध। लेकिन हाँ, जब इमरजेंसी लगी 1975 में, तो पुस्तक है अपनी वे 19 महीने, मोहन जी जोशी की संकलित की हुई है, शायद आपने पढ़ी हो। माताजी के उसमें 2 लेख भी हैं, इमरजेंसी में जब वो जेल में रही माताजी हमारी, और बड़े भाई साहब दोनों जेल में रहे। संजीव जी, जैसे आपने बताया कि माताजी तो कांग्रेस के विचारों की थी, पिताजी प्रचारक रहे, एक तरीके से वैचारिक रूप से देखा जाए तो आज के दौर में, मुझे नहीं पता कि उस दौर में कांग्रेस में कितनी कट्टरता थी और संघ का कितना विरोध था, कुछ तात्कालिक घटनाओं की बात अलग है, लेकिन फिर भी एक ही घर में 2 अलग अलग विचार और उसमें फिर सामंजस्य बना, तो आपके मन पर क्या प्रभाव पड़ता था? कभी घर में वैचारिक मत भिन्नता के चलते कई बार ऐसे वाद विवाद की स्थितियां सुनी, देखी आपने? ऐसी वाद विवाद की स्थिति कभी आती थी जब हमारे ननिहाल पक्ष के लोग आते थे, सभी मामा जी यथा मौसी जी वगैरह, और हमारे मौसा जी भी चूंकि आईएएस ऑफिसर थे, तो वो आते थे, तो कभी छोटी मोटी बहस चलती थी पिताजी उनके बीच में, और माताजी वैचारिक रूप से वो समर्थन ही करती थी, लेकिन हाँ, वो समर्थन का पढ़ने लिखने के कारण से हुआ, संघ को वो उन्होंने वैचारिक रूप से जाना वास्तव में। और ये इमरजेंसी के पहले संघ में क्योंकि सेविका समिति की शाखा लगने लगी और उसकी महानगर की कार्यवाही का भी माताजी थी, तो इस कारण से उन्होंने सेविका समिति के माध्यम से संघ को समझा, और जब जेल में गई तो वास्तव में उनका वैचारिक एक तरह से बिल्कुल बदलाव भी हुआ और काफी उनको समझने का एक अवसर भी मिला। माताजी का जेल क्यों जाना हुआ? इमरजेंसी जब इंदिरा जी ने लगाई 1975 में, तो आंदोलन करके, और भाई साहब का, बड़े अरुण जी का मेरा जाना तय था। अरुण जी जा चुके थे, लेकिन मेरा जाना था। मुझे ध्यान में आज वो प्रसंग एकदम, माननीय सोहन सिंह जी हस्ती जी घर पर आए और पिताजी को तो बोले कि संजीव परसों नहीं जा रहा है, वो कह के चुप हो गए, और 2-5 मिनट बाद बोले संजीव को नहीं जाना है, बहन जी को जेल जाना है। अच्छा। पिताजी एकदम चुप। तो बाद में एकदम हुआ कि क्योंकि उनको मालूम था हमारे कोई बहन नहीं थी और घर में खाना बनाने वाला कोई नहीं था, लेकिन हम सब भाइयों को भोजन बनाना आता था। अच्छा। ये उन दोनों को मालूम था। तो उन्होंने कहा कि चूंकि पूरे राजस्थान से 10 महिलाएं थी माताजी सहित, तो वो यहाँ अपने 5 बत्ती से और प्रोटेस्ट करके, और ये 10 महिलाएं उस आंदोलन में शामिल हुई, और उसी में माताजी गई वहां पर। तो बात है लगभग सितंबर 1976 की, और जनवरी 77 में ये प्रतिबंध हटा, तो लगभग 5.5-6 महीने से 5.5-6 महीने माताजी जेल में रहे। परिवार से और कौन कौन रहा उस समय? बड़े सभी जेल में रहे, वो लगभग 8.5-9 महीने। पिताजी नहीं रहे। पिताजी में तो जिस तरीके से आपके तो परिवार में ही एक तरीके से पूरी संघ की पाठशाला रही और पढ़ने लिखने का माहौल भी रहा, आपकी जिस तरीके से पढ़ाई लिखाई आगे बढ़ी,
संघ का काम आगे बढ़ने लगा तो उसके बाद में क्या क्या जिम्मेदारियां रही, क्या कुछ विशेष अनुभव, युवावस्था का कोई अनुभव आपको ध्यान में आता हो तो? पहले एक इमरजेंसी का अच्छा अनुभव बताता हूँ जी। क्योंकि संघ की सारी जितने भी विविध क्षेत्र थे तो उसमें बहुत कम थे, लेकिन अपने लगभग जयपुर महानगर में 8-10 टाइपराइटर थे। और आदर्श विद्या मंदिर राजा पार्क में भी था 2 टाइपराइटर, और भारती भवन पर भी ये हमारा अपना जयपुर कॉलेज में था सुन संग्रहालय, वहां पर भी था। दादा भाई संस्कृत भारती चलाते थे, वहां पर भी थी उनके पास में। ये सब सीज कर ली थी गवर्नमेंट ने। अब उसके बाद में संघ का जो उस समय आंदोलन चला, बाबूराव जी मोगे और माधवराव जी मूले, ये दोनों देख रहे थे। माधवराव जी मूले उसमें सरकारी हुआ थे, ये सह सरकारी हुआ थे। तो ये जो जनता को, क्योंकि सेंसरशिप लगी हुई थी पत्र पत्रिकाओं पर, समाचार संघ का कैसे पहुंचाया जाए, तो इसके लिए, और पिताजी पहले 1954 के पहले इंस्टीट्यूट चलाते थे, वो इंस्टीट्यूट वापस से हस्ती का इसको वापस प्रारंभ किए। वो इंस्टीट्यूट भी चलाया टाइपराइटर रख करके, और साइक्लोस्टाइलिंग मशीन भी चलाई। मुझे ध्यान में है माननीय हस्ती जी, डॉक्टर दीपक शुक्ला जी, और अपने जगन्नाथ जी जाजू बिहार के थे, जमशेदपुर के, ये और केशव जी, ये 4-5 कार्यकर्ता लगभग आते थे। और रात को 9:30-10 बजे टाइपिंग चालू होती थी, और 12-1 बजे तक साइक्लोस्टाइलिंग पत्रक निकलना, और उसके बाद में 1 बजे हम जैसे ऐसे 20-25 कार्यकर्ता निकलते थे, और हर दुकान के शटर के नीचे वो पत्रक पहुंचाते थे। तो उस समय वो जयप्रकाश जी का और अटल जी का एक नारा था, नारा मेरे को भी ध्यान में आ नहीं रहा है, तो बताऊंगा। तो वो उसको लेकर के जो आंदोलन होता था पूरा संघ का, वो चला, और उसको सब करते थे माने ऐसा करके। तो एक बहुत विषम परिस्थिति में से, और ये काम रात को 12 से सुबह 4 बजे के पहले करना होता था। तो सायं के कार्यकर्ता लगभग यही काम करते थे, उस समय यही शाखा थी। एक प्रश्न मैं करना चाहूंगा, कल्पना पर आधारित है। जैसे आपको परिवार का जो परिवेश जैसा मिला, उसके कारण आप संघ की शाखाओं में बचपन से ही जाने लग गए और सारा, तो एक तो विषय ये है कि ऐसा परिवेश मिल गया इसलिए ये सारी चीजें हो गई। यदि संघ का संपर्क नहीं हुआ होता तो अपने जीवन में, अपने व्यक्तित्व में क्या लगता है आपको कि ये चीज तो केवल और केवल मेरे अंदर संघ के कारण ही आई है, संघ की शाखाओं के कारण आई है? देखो, मैं आपको 2 घटना बताता हूँ जी। इस संघ की शाखा में जाने से क्या हुआ, तो मैं एक शारीरिक घटना बताता हूँ पहले आपको। जी। मैं एक, माना कहना चाहिए ना, मैं खुद कह रहा हूँ, मैं बहुत डरता था और डरपोक किस्म का था। और ये बात बता रहा हूँ मैं आपको 8वीं क्लास तक की। तो कभी किसी झगड़ा होता तो मैं उसको, जैसे गांधी कहते ना, तेरी गाली तुझे लगे, ऐसा करके भूल जाता था, उसके हाथ तक नहीं आता था। लेकिन 9वीं क्लास में जब मैं आया तो संघ की शाखा पर उस समय मैं जो है मुख्य शिक्षक था, और एक खेल में होता ना कि मंडप में खेल जाते थे, तो या तो उसको चित्त कर दो या उसको अदर उठा करके मंडप से बाहर फेंक दो। ठीक है। तो हमारे वो जो गटनायक थे हनुमान जी, तो उनको उस दिन मैंने ऐसे अदर उठाया और बाहर फेंक दिया। तो मुझे उस दिन ऐसा लगा कि अरे अपन फालतू में डरते हैं किसी से भी, जब ये हनुमान जी मेरे से ज्यादा वजन के और सब प्रकार से मेरे से ज्यादा बलिष्ठ है, इनको मैं कर सकता हूँ, तो फिर बाकी क्यों डरना। तो 9वीं क्लास से मेरे जीवन में एक आत्मविश्वास बढ़ गया। हाँ, आत्मविश्वास, साहस आ गया जीवन में। और माना संघ की शाखा में, ये बिल्कुल कहना चाहिए संघ की शाखा की देन है वास्तव। और जहां तक एकेडमिक का प्रश्न है, तो मुझे ध्यान में है कि मैं 10वीं क्लास मैंने और प्राइवेट की, और 11वीं क्लास मैंने रेगुलर की, और उस समय इमरजेंसी लगी हुई थी, सुबोध स्कूल में पढ़ता था मैं। लेकिन बस माता जी को मैंने वचन दिया था, मैं कि नहीं, देख, माता जी को चिंता होती थी कि भी तू खाना भी बनाता है, सारा काम करता है। 8-10 लोग हमारे घर में ऐसे प्रचारक और कुछ अन्य कार्यकर्ता रहते थे, तो हम 5 थे, मतलब 5 भाई, लेकिन 2 जेल में, 5 हम घर पे, लेकिन भोजन बनता था 15 लोगों का। माननीय धर्म प्रकाश जी त्यागी भी लगभग 8.5 महीना घर पर रहे। अच्छा। हस्ती जी भी 2.5-3 महीना घर पर रहे। ऐसे कई प्रचारक जो है 1.5-2 महीना ऐसे कई रहे। तो इस कारण से घर पर इतने लोगों का भोजन, तो माता जी को चिंता थी तेरी पढ़ाई कैसे होगी। लेकिन उस सारे में एक चुनौती मैंने स्वीकार की, और मैंने कहा मैं प्रथम, ज्यादा तो नहीं कहता, लेकिन हाँ, मैं फर्स्ट डिवीजन आके बताऊंगा जी। और वास्तव में भगवान ने भी कृपा रखी, सफल हुए उसमें। पूरी 60% ही है 11वीं क्लास में, जब माता जी जेल में थे, और परीक्षा उनकी जेल में थे, और परीक्षा उसी बीच में हुई सारी। तो लेकिन एक आत्मविश्वास बढ़ गया थोड़ा सा, और एक रूटीन बन गया
कि इतने काम में पढ़ाई के लिए मेरे को 1.5 घंटा ही मिलना है, तो मेरे को 1.5 घंटे में पढ़ करके और मुझे तो ये समय का जो नियोजन है ये भी संघ के कारण बहुत जीवन बड़ी, में आया। मतलब मैं तो कई बार जब मेरे को महानगर कार्यवाह दायित्व मिला तो मैंने कई कार्यकर्ताओं को मैं आज भी कहता हूँ कि जिसने मैंने संघ का प्रामाणिकता से काम कर लिया उसको एमबीए करने की आवश्यकता नहीं। तो टाइम मैनेजमेंट और प्लानिंग पक्ष, ये आरएसएस का दो बहुत प्रचंड, कहना चाहिए ना कि गीत हैं, जिसे कहना चाहिए हम संघ की शाखा में जाने के बाद हमें सीखने की जरूरत नहीं है, ये अपना स्वयं ही आता है। आपको संगठन कैसे चलाना है, आपको नियोजन कैसे करना है, प्लानिंग पार्ट कैसे करना है, ये संघ में रह करके स्वयं सीख जाते हैं। मैं आपको 1992 का उदाहरण बताता हूँ एक, जिस समय मैं अयोध्या में था तो काफी लोग मशक्कत कर रहे थे और ये यथार्थ की घटना है। तो मेरे को ध्यान में है कि 6 दिसंबर के पहले 3 दिसंबर को रात 2 बजे इमरजेंसी कॉल हुआ। माननीय शेषाद्रि जी उस समय सरकारी बात थे और वो वहां पर अयोध्या में थे। उन्होंने एक तृतीय वर्ष शिक्षित संस्थाओं के साथ को बैठक बुलाई, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष, मेरा द्वितीय वर्ष हो चुका था, तो हम सब गए उसमें। तो उन्होंने रात को ये कहा कि वे देखो आप सब रक्षक दल में रहोगे तो इसको बाबरी मस्जिद को तोड़ना नहीं है, ये कहा उन्होंने, तोड़ना नहीं है, हाँ, और रक्षा करनी है अपने। लेकिन कई बार कई लोग पूछते हैं कि भगवान का प्रत्यक्षीकरण आपने देखा है क्या साक्षात? मैं आपको बताता हूँ उसमें 2 प्रसंग जुड़ते हुए सारे जी, कि वास्तव में जब हम 29 नवंबर को जयपुर से चले जत्था लेकर के, लगभग 350 लोग थे मेरे जत्थे में, और हम वहां पहुंचे तो 4 दिसंबर तक मायूसी छाई हुई थी। लेकिन 5 दिसंबर की सायंकाल आचार्य धर्मेंद्र ने कहा हम सब कार सेवक हैं, कार सेवा करने आए हैं, कार सेवा करके ही जाएंगे। एकदम वातावरण परिवर्तित हुआ और 4 दिसंबर की रात्रि को 2-2:30 बजे से सब लोग सरयू के आसपास और निवृत्त होकर के स्नान करके जिस घर में जो मिला वही उठाया, झाड़ू मिली, करनी मिली, फावड़ी मिली, तगारी मिली, बल्लम मिला, फरसा मिला, जो मिला वो लेकर के चले। और एक तरफ ये रक्षा वाहिनी थी और एक तरफ समझ सकते हैं आप क्या था जी। और हमको सबको ध्यान में है कि प्रातः काल 9 से 11 के बीच में वो ढांचा कैसे ध्वस्त हुआ, ये ईश्वर का साक्षात्करण है वास्तव में। नहीं तो संघ के कार्यकर्ता तो बचाने के लिए भी लग रहे थे। 5.5 लाख लोगों का एकत्र आना, जिस अयोध्या में आना संभव नहीं था छोटी सी में, लेकिन इन सब कार्यकर्ताओं को मिलना, और एक तरफ हमने डिफेंस फोर्स लगाई हुई है, दूसरी तरफ सब मैंने, क्योंकि मैं आपको एक और बताऊं, जब हम पहुंचे थे एक लगभग 95 वर्ष की और वृद्ध माता जी थी, और वो जाते ही एकदम अपनी ठेठ यूपी भाषा बोली, निगोड़ा काई न पूता हूं, आ जाओ बार बार और कदे कुछ करके जल जाओ। उनका भावार्थ था तुम तीसरी बार आ रहे हो, अब भी कुछ नहीं करके जाओ तो शक्ल में दिखाना। ये वास्तव उनके मन की वेदना ही थी, कुछ तो करके जाओ। तो वास्तव में उसका साक्षात्करण उस समय हुआ। तो ये जो आपने पूछा संघ की शाखा में क्या मिलता है, तो वास्तव में जब मैं आया जयपुर लौट करके, भारत जी महानगर प्रचारक थे, उन्होंने मुझे कर्फ्यू पास भी दिया, जयपुर में कर्फ्यू लगा था, तो मैं बापू नगर में ठहरा, अपने घर पे ना ठहर करके उनका अभी अंडरग्राउंड रहना 20-25 दिन। मैं मेरे बैंक गया तो मेरे डीजीएम और बड़े ऑफिसर से अपने पूछा, उनको बड़ी उत्सुकता थी क्या हुआ कैसे हुआ, कि नहीं तुमने कोई प्रशिक्षण दिया होगा। कोई प्रशिक्षण नहीं दिया वास्तव में। तो मैं आपको मूल घटना बताने वाला था, जब ये ढांचा ध्वस्त होता है तो इतना बड़ा शिलाखंड था, जो मैं समझता हूँ 10-15 क्रेन मिलकर के भी उस शिलाखंड को टस से मस नहीं कर सकती थी। लेकिन क्या शक्ति थी, कैसा नियोजन हुआ, सैकड़ों इंजीनियर्स और हजारों कार्यकर्ता एक साथ, यहाँ बल्लम लगाओ, यहाँ ये लगाओ, यहाँ खुरपी लगाओ, ये करो, और देखते देखते आधे घंटे में वो इतना बड़ा शिलाखंड, मैं कल्पना नहीं कर सकता उसकी, लेकिन इतना बता सकता हूँ कि आप लगभग मानो कि वो 250-300 मीटर लंबा था और लगभग 100-150 मीटर चौड़ा था। और शिलाखंड की मोटाई कितनी थी ये तो संभव भी नहीं बताना, लेकिन उस इतने बड़े शिलाखंड को और नीचे धकेल दिया गया। ये है संघ की प्लानिंग पक्ष, या कहना चाहिए ना कि कैसे होता है साक्षात्करण। इस दोनों का एक प्रभाव है। अब संघ ने कभी कोई प्रशिक्षण नहीं दिया, कोई नहीं कह सकता, वरिष्ठतम कार्यकर्ता भी सरसंघ चालीस के नीचे तक का, कि बाबरी मस्जिद को और ध्वस्त करने का प्रशिक्षण मुझे फला शाखा में फला दिन मिला। नहीं, ऐसा तो हुआ ही नहीं है, लेकिन संघ की जो शाखा है, हाँ, 365 दिन की शाखा पे जो नित्य प्रति हम साहस के, हम शारीरिक क्षमता के, हम बौद्धिक क्षमता के जो कार्यक्रम करते और करवाते हैं, उसकी वो परिणति।
शेर बकरी जैसे छोटे छोटे से जो खेल हैं उन्हीं में से ये निर्माण होता है और वहीं से ट्रेनिंग भी हो जाती है, प्रशिक्षण भी हो जाता है। लेकिन निश्चित रूप से समझा जा सकता है कि जो बड़ी घटनाएं होती हैं उनकी कोई एकदम से कोई तैयारी वाला विषय नहीं होता। सतत जीवन में जो भाव आता है, जो विचार आता है और धीरे धीरे आप मंझते जाते हैं। जैसा संजीव जी ने अभी कहा कि संघ की शाखाओं में जाके संघ का काम करते करते इनको लगा कि यदि आप निरंतर कुछ वर्ष संघ का काम प्रामाणिकता से कर लेते हैं तो आपको योजना पक्ष आपका इतना मजबूत हो जाता है जितना कि कोई एमबीए में गोल्ड मेडलिस्ट होता है। और इसके अनेक उदाहरण भी संजीव जी ने हमारे साथ साझा भी किए हैं। आपसे जानना ये चाहेंगे कि जैसे घर में प्रचारकों का खूब आना जाना रहा आपके, और बहुत से पदाधिकारियों का, कार्यकर्ताओं का आना जाना रहा, बचपन की कोई घटना, ऐसी कोई विशेष घटना जैसे कोई बाल मन पर अंकित हो जाती है और हमें लगता है वर्षानुवर्ष तक वो ध्यान में रहती है कि हाँ वो कोई एक बड़े प्रचारक आए थे घर में, उन्होंने मेरे को ये बात पूछी थी और मैं ऐसे जवाब दे पाया, नहीं दे पाया, ऐसी कोई घटना कोई ध्यान में आती है बाल मन की, बचपन की, कोई किसी वरिष्ठ पदाधिकारी के साथ? बाल मन की बताता हूँ कि ये जो मैंने दिल्ली चौकशा का उदाहरण दिया आपको, तो वास्तव में कृतित्व कैसा रहता है तो मुझे ध्यान में है कि 1981 में तो फ्लड आया था जयपुर में, लेकिन ये उसके पहले की घटना बता रहा हूँ आपको। तो हम सब शाखा के स्वयंसेवकों ने तय किया कि भाई हम सब आज, और बोर्ड बोलते हैं संघ में, पिकनिक माने ऐसे मनाने गए, हम गए थे लेकिन नाहरगढ़। और उस दिन एकदम जो है और इतनी अधिक वर्षा आई कि पूरा जलमहल जलमग्न था और आमेर का मावठा टूट चुका था। अच्छा। और उस कारण से हम बाद में वहां पर जयगढ़ से नीचे उतर करके आए और स्थिति ऐसी थी कि पानी 5 फुट पानी था सड़क पर और जलमहल कहाँ पर है ये पता ही नहीं पड़ रहा था। तो मैंने कुल मिलाकर के सारे हम लगभग 22 स्वयंसेवक थे और सब हाथ से हाथ मिलाए हुए थे। तो मेरे जैसा नाटे कट का व्यक्ति भी एकदम, जब कोई बस आती थी तो ऐसे हो जाते थे एकदम पंजे के बल, और बाकी सब जो थे मई में ठीक ठाक, वो भी सब माने पंजे के बल भी चल पा रहे थे हम। और ऐसा पानी में हम लगभग 6.5-7 किलोमीटर इतने पानी में चल करके हम सुभाष चौक घर में आ रहे हैं। मन की बड़ी विचित्र स्थिति रही होगी। और उस दिन की घटना को आज भी कई बार स्मरण करते हैं तो लगता है नहीं तो वास्तव में कुछ लोग तो दहशत खा के मर जाएं। लेकिन संघ की शाखा का एक इतना, क्योंकि उसके पहले हमारी शाखा का और अधिकतम संख्या दिवस था, तो माननीय दादा भाई जो वर्षानुवर्ष राजस्थान प्रांत के प्रांत कार्यवाह रहे, पिताजी की बहुत अच्छी मित्रता थी और घर पर उनका आना जाना सहज ही सुलभ था जी। लेकिन उस कार्यक्रम को करने के बाद में हमारी शाखा राजस्थान प्रथम थी, तो लगभग मुझे आज भी ध्यान 1150 संख्या थी। तो बाद में प्रमुख कार्यकर्ताओं को घर पर बैठाया उनके साथ में, और एक वो संकल्प करते थे सबसे 300 शाखा जाऊंगा, संकल्प करता हूँ ऐसा करके संघ का स्वयंसेवक हूँ लेकिन मैं कार्यकर्ता बनूंगा, ऐसा वो कराते थे। और उसमें से जो भाव निर्मित होता है वास्तव में वो हृदय पटल पर अंकित ही नहीं होता, तो वास्तव में कुछ कर गुजरने की और मानसिकता जो बनती है उसका ही मैंने आपको उदाहरण बताया कि कैसे माने, और किसी को डर नहीं लगा वास्तव में उसने पानी में से चलने के बाद में भी, ये सब क्योंकि सबका एक तो साथ था और सबको था कि नहीं कुछ नहीं होगा, अपन पहुंचेंगे सुरक्षित। और जब घर आके बताया तो सबके पर से उड़ के क्या हो जाता है। निश्चित रूप से ऐसे ये काम करते हुए प्रकार की घटनाएं हमारे जीवन में होती हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि 5 फीट का पानी रहा होगा और लगभग 6-7 किलोमीटर उसमें चलना, मन पर किस प्रकार का भाव रहता है। लेकिन शाखाओं में जिस तरीके से खेल होते हैं और उनके माध्यम से साहस, शौर्य, ये धीरे धीरे हमारे व्यक्तित्व का अंग कैसे हो जाते हैं ये हमें पता ही नहीं लगता। निश्चित रूप से रोज की 1 घंटे की शाखा आपका ऐसा प्रशिक्षण कर देती है, आपके व्यक्तित्व में अनेक ऐसे निखार आता है कि जिनको शब्दों में वर्णन करना बड़ा कठिन है। एक और व्यक्तिगत प्रश्न आपसे करना चाहूंगा, जिस तरीके से आपने परिवार की बात कही, माताजी पिताजी के वैचारिक मत भिन्नता होते हुए भी एक प्रकार से पढ़ने लिखने के कारण साम्यता का और ये सारा हुआ। आप तो चूंकि बचपन से ही संघ के कार्यकर्ता हो गए, शाखा में जाने लगे, काम करने लगे, बड़ी जिम्मेदारियां आई। विवाह के बाद में जो ससुराल पक्ष था आपका, वहां भी क्या विचार के प्रति अनुकूलता थी भाभी जी के साथ में? संघ के विचार को लेके क्या मतभेद रहे या सामंजस्य रहा, या वो भी उसी विचार से, उसी परिवार से आई? देखिए, ये आपने दूसरा वैसा ही प्रश्न किया और वास्तव में वैचारिक मतभेद बहुत ज्यादा थे।
क्योंकि हम संघ के विचारों में पले बढ़े जी। और ऐसी विद्यालयों में शिक्षा पाई, कॉलेज में हमने ऐसा किया, लेकिन पत्नी कॉन्वेंट एजुकेटेड होने के कारण से और कॉन्वेंट का बहुत असर था दिलो दिमाग पर। हालांकि मेरे जीवन में और संघ के प्रचारकों का, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का बहुत सानिध्य रहा। माननीय सोहन सिंह जी, देव जी, इनका तो रही रहा, लेकिन करीब से जो सानिध्य मिला विवाह के समय पर, तो वो माननीय गोपाल जी आर्य और कन्हैया जी चतुर्वेदी, वो महानगर कार्यवाह थे उसमें, और मैं एक नगर का सायं कार्यवाह था जी। तो इस कारण से वो बहुत ज्यादा चिंता करते थे मेरी, और कन्हैया जी ने तो बहुत ज्यादा चिंता की। जो आपने पूछा मतभेद वाला, तो कन्हैया जी का पहला प्रश्न था, तो मिर्जे थान में लक्ष्मणपुरी शाखा में प्रवास था सायं में, उन्होंने कहा संजीव जी आपने ऐसा तय हो गया? मैंने कहा बिल्कुल। तो वो कॉन्वेंट से, मैंने कहा कैसे बनेगा? तो मेरे को रात भर मैं सोचता रहा कि मेरी चिंता इतनी ज्यादा भाई साहब कर रहे हैं क्यों। लेकिन विवाह के उपरांत तो हमारे बीच में कई सारे ऐसे प्रसंग आए जब मैंने कहना चाहिए ना, वैचारिक मतभेदता के साथ में, और जीवन की गाड़ी कई बार ऐसा लगा कि दुर्भर चली है। लेकिन माननीय कन्हैया जी और गोपाल जी ने पग पग पर सहायता की, और गोपाल जी ने, जैसे माता जी तो पढ़ लिख करके और चली, लेकिन पत्नी जो है वो उसने पढ़ा भी। भैया जी अपने क्षेत्र प्रचारक भी रहे, किशन भैया जी। तो किशन वो पत्नी उस समय वहां पर नागौर में थी, और ये पीएल चतुर्वेदी जी, अपने अरुण चतुर्वेदी पिताजी, वो वहां पर प्रिंसिपल थे। तो ये वहां अंग्रेजी विषय पढ़ाते थे। तो भैया जी इसको बंच ऑफ थॉट्स देके आए पढ़ने के लिए। अच्छा। उसमें से उन्होंने कुछ पढ़ा, लेकिन किताब अलग होती है, प्रैक्टिकल अलग होता है। जब उस विवाह हुआ तब वो आते ही सुबह 5 बजे कुंज बिहारी जी का आना, संजीव जी करके जगाना तो वो बड़ा उसको एकदम ऐसा लगता था ये क्या हो रहा है मने। तो कई सारे ऐसे सब प्रसंगों पर इन दोनों का बहुत साथ मिला, और माननीय गोपाल जी ने ही माना हमारा जीवन को एक रस बनाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। पत्नी की शिक्षा और योग्यता, क्योंकि वो भी पीएचडी है इंग्लिश में, और ऐसी सारी जान करके तो गोपाल जी ने उसको महानगर अध्यक्ष का दायित्व दिया विद्यार्थी परिषद का। अच्छा। और तब से हमारी यात्रा थोड़ी सुगम हो गई। दोनों एक ही राह के जो है वो राह पर चलने वाले हो गए, तो थोड़ा आसान हो गया काम। जैसा मैं निवेदन कर रहा था कि आपका बहुत सारे वरिष्ठ प्रचारकों से और संघ के अखिल भारतीय स्तर के बहुत से प्रचारकों के साथ भी खूब मिलना जुलना रहा है। पूज्य सरसंघ चालक जी या फिर सरकारेवा जी, इस स्तर के जो कार्यकर्ता रहे, उनके साथ का कोई ऐसा संस्मरण ध्यान में आता है विशेष जो दर्शकों तक जाना चाहिए? आपको एक मजाक का सा बताता हूँ जी। पूजनीय सुदर्शन जी का जब घर पधारना हुआ, तो मेरे को बताया पहले ही प्रांत प्रचारक जी ने, शिवलारी जी प्रांत प्रचारक थे उस समय, तो उन्होंने कहा संजीव जी भाई साहब वो इतने बालिका बधू, तो आप वो जरूर सारा सिस्टम करके रखना। ये सुदर्शन जी देखते थे? हाँ। अच्छा ये नई जानकारी है दर्शकों के लिए कि संघ के प्रचारक भी कुछ सेलेक्टेड कार्यक्रम जरूर देखते हैं। बाल विवाह और खास तौर से रूढ़िवादिता, पर्दा प्रथा, और ये जो अपना चलता है कि विधवा विवाह, इन तीनों विषयों को लेकर के ये सीरियल ने बहुत एक वैचारिक और आंदोलन क्रिएट किया था। और मैं समझता हूँ शायद इसी करके पूजनीय सरसंघ चालक जी उसको देखते होंगे। तो हमने सारी वो पहले से व्यवस्था की कि कौन से चैनल पर आता है आता है, तो भाई साहब आए जैसे उसको हम चालू कर दें, क्योंकि भाई साहब का 15 मिनट लेट आना हुआ, और उस समय इतनी तकनीक नहीं थी, तो लेकिन वो स्टोर करने की वो थी, तो वो ऐसा करके उनको बाद में दिखाया पूरा ऐसा करके। लेकिन वो जब पधारे तो सारा घर चूंकि सब थे और अपने अन्य कार्यकर्ता भी थे, तो जैसा भाई साहब का विनोदी स्वभाव था, तो उन्होंने कई बार, हालांकि उनसे मिलने का सौभाग्य बहुत बार प्राप्त हुआ ओटीसी वर्ग में, इसमें कई बार घर से भोजन बना के पत्नी लेके गई, ऐसा करके अपने रहता ही है ऐसा वर्गों में जी। तो तब भी लेकिन घर पधारे तो नेचुरली एक बड़े सौभाग्य विषय होता है, सरसंघ चालक घर पधारे हैं भोजन पे, तो ये अपने आप में एक अनूठा सौभाग्य भी है और प्रसंग भी है। ये चर्चा तो लगातार कई घंटों तक चल सकती है, लेकिन आखिरी 3 प्रश्न मैं आपसे करूंगा। उन 3 में से पहला प्रश्न ये कि संघ के प्रचारकों में से जिनके साथ में आपने काम किया है या जिनका आपको सानिध्य मिला है, ऐसे कौन से प्रचारक रहे जिनका आपके जीवन पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा? देखिए, वैचारिक दृष्टिकोण से तो क्योंकि माननीय सोहन सिंह जी के समय पे ही हम प्रवासी कार्यकर्ता की श्रेणी में थे जी, इसलिए उनका
जो एक तेज और प्रभाव था वो तो मैंने आज भी विस्मृत नहीं हो सकता। खास तौर से कार्यकर्ता की संभाल कैसे करते हैं ये मुझे आज भी ध्यान में आ रहे हैं। हमारे घर के 2 प्रसंग की, हमारे जब सबसे बड़े भाई साहब भी विवाह हुआ तो साल भर बाद में पधारे भाई साहब ने फोन करके मुझे बुलाया भारतीय भवन पर। मैं गया, उन्होंने पहला प्रश्न किया, माता जी और जो आई है अभी नई बिटिया घर में, उन दोनों का तालमेल बैठ गया ना? हाँ ठीक है वैसा बैठ गया थोड़ा सा। उन्होंने थोड़ा सा हाँ पिताजी को लेकर के और सब भाई बैठा करो एक साथ। पिताजी का स्वभाव थोड़ा सा भिन्न था और माननीय सौख सिंह जी जानते थे ऐसा करके। और दूसरा जो सर्वाधिक प्रभाव रहा जिनके साथ में काम करने का अवसर मिला, ऐसे गोपाल जी आर्य हो गए, तो हस्तिमल जी हो गए, डॉक्टर दीपक शुक्ला जी हो गए, तो ये लोग भारत जी हो गए, इन सबके साथ में अच्छा काम करने का अवसर मिला और काफी कुछ इनसे सीखने को मिला। ये तो बात हुई प्रचारकों की। अब जैसे प्रचारक तो फिर भी संख्या में कम होते हैं संघ में, गृहस्थी कार्यकर्ता ही ज्यादा रहते हैं। गृहस्थी कार्यकर्ताओं में भी बहुत से लोगों के साथ में आपने काम किया, महानगर कार्यवाह तक आप पहुंचे, अलग अलग और जिम्मेदारियां रही, तो ऐसे ही कोई 2-3 नाम आपको ध्यान में आते हैं गृहस्थी कार्यकर्ताओं के कि जिनका जीवन पर, व्यक्तित्व पर, घर परिवार, अपना काम धंधा, उस पर सर्वाधिक प्रभाव आप पर पड़ा हो? बिल्कुल ऐसा देखिए, राठी जी महानगर कार्यवाह थे जब मैं प्रवासी बना। वास्तव में वो एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने, मैं जब 8वीं क्लास में पढ़ता था, राधा मोहन जी राठी, राधा कृष्ण जी, तो उन्होंने मेरे को, मैंने वो उस समय छोटी सी आयु में क्या रहती होगी, कितना समझता होगा, लेकिन उन्होंने मेरे को कहा तुम्हें सिर्फ संघ में काम करना है, संघ के लिए काम करना है। और इसलिए कई प्रसंग ऐसे आए कि राजनीतिक क्षेत्र में जाने के लिए, और तत्कालीन जो प्रांत संचालक थे उन्होंने तो मुझे कहा एक अवसर पर, कह रहे तुम्हारे घर से किसी को टिकट नहीं आ रहा। मैंने कहा साहब ये तो हमने कभी सपने सोचा ही नहीं। और मैंने कहा मेरे को तो सिर्फ संघ का काम करना है, राठी जी ने कहा है तो मैं संघ का ही काम करूंगा सिर्फ जी। ऐसा करके उनका भी एक बहुत बड़ा असर था हमारे परिवार पर। और इसी तरह से कन्हैया जी वैसा, और एक अपने कन्हैयालाल जी चतुर्वेदी पाथेकण के जो संस्थापक संपादक, उनका भी क्योंकि घर पे बहुत आत्मीयपूर्ण संबंध थे उनसे। और उन्होंने तो मेरे व्यक्तिगत विवाह उपरांत उन्होंने जितना संभाला, मैं समझता हूँ शायद ही किसी गृहस्थ कार्यकर्ता ने संभाला। और उनके कारण से ही आज हमारे परिवार का जो वजूद है, अस्तित्व है, वो उनका बहुत महत्वपूर्ण उसमें रोल है। और ऐसे ही रामकिशोर जी पारिक जो हम ध्यान में करते हैं, तो उनके तो कई प्रसंग ध्यान में, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा, रामकिशोर जी पारिक जो अभी अजय जी पारिक हैं प्रचारक, उनके पिताजी जी। तो मेरे को ध्यान में है, मैं 2य वर्ष कर रहा था और वो 3य वर्ष, क्योंकि वो लगभग 25-26 वर्ष नागपुर में शिक्षक के नाते से रहे। अच्छा। और मैंने जब 2य वर्ष किया तो शारीरिक प्रत्याशा उनकी थी। अब मुझे लगा इतना मोटा उनका पेट है आगे निकला हुआ, ये शारीरिक प्रत्याशा क्या ही देंगे। तो मैं बड़ा, और वो था ऐसा करके कि क्या देंगे। मैंने तो प्रथम वर्ष में उमाशंकर जी को देख रखा था, वो विश्व परिषद में आज की तारीख में अपने केंद्रीय मंत्री हैं विश्व परिषद के जी। तो उनका मैंने 11 बदन देखा था, तो मैंने कहा ऐसा कोई व्यक्ति तो होता। लेकिन जब मैंने उनका देखा तो मैं तो, मैंने कल आपको बता नहीं सकता, मयूर आसन पे वो लगभग 1.5 मिनट रहे वो। अच्छा, बहुत बड़ी बात है। मयूर आसन वैसे कठिन होता है। हाँ, माननीय ये रामकिशोर जी पारिक, और इतना शारीरिक था उनका। तो जब वो हमारे गण में आए वहां पर, वो क्योंकि प्रथम 3य वर्ष तो और 15-20 दिन पहले पूरा हो जाता है, 30 दिन का होने के बावजूद भी, लेकिन उस समय तो 2य वर्ष और प्रथम वर्ष चल रहे होते थे। तो हमारे गण में आए तो ऐसे ही थोड़ा सा उन्होंने देखा क्या कर रहे हैं ये लोग, ऐसे कबड्डी खेल रहे हैं कि मजाक कर रहे हैं। तो बाद में वो पाले में खड़े हुए बोले चलो तुम सारे दोनों पाले मिल जाओ एक साथ। तो हम 20-22 लोग बोले अब ये मेरा जो पाँव है इसको खिसका के बताओ। अच्छा, अंगद के जैसे। तो पाँव खिसकाना छोड़ो, उनका अंगूठा भी कोई नहीं खिसका सका। और उनकी इतनी जबरदस्त रीडिंग और पकड़ दोनों ऐसी थी कि पूछो मत। मतलब वो अगर किसी का हाथ पकड़ने तो टस से मस नहीं हो सकता था, इतना उनका दमखम था। और शारीरिक प्रमुख रहे वो राजस्थान क्षेत्र के बहुत वर्ष तक। मुझे ध्यान पूजनीय गुरु जी 73 में उनका देवलोक गमन हुआ। तो माननीय देव जी, सोहन सिंह जी और ये गृहस्थ कार्यकर्ताओं में रामकिशोर जी पारिक का ही एक नाम आता था, जो पूरे राजस्थान में घूमते थे। तो इन लोगों का एक बड़ा त्याग और तपस्या इसके पीछे छुपा हुआ है। आपने संघ की शाखाओं में जैसे काम किया, शाखा स्तर के काम से लेके महानगर कार्यवाह तक की जिम्मेदारी रही, वही शाखा का ही काम है एक प्रकार से। उसके बाद में जैसे अलग अलग ये कुटुंब प्रबोधन का काम आ गया,
भारत विकास परिषद का काम आ गया और वर्तमान में आप केशव विद्यापीठ जामडोली और राजा पार्क आदर्श विद्या मंदिर से भी जुड़े हुए हैं, उनके कामकाज भी देख रहे हैं। क्या लगता है सर्वाधिक आनंद का समय कौन सा रहा इस सारे सार्वजनिक काम करते हुए? इसमें देखिए, सर्वाधिक आनंद तो संगम ही है। और मैं आपको ये बात डिस्क्लोज करने की नहीं है, लेकिन संघ का एक अनुशासन और संघ में काम करना बहुत आसान है। जिस कार्यकर्ता को लगे कि भाई मैं जो है ना कहीं काम नहीं करता, वो भी संघ में काम कर सकता है। क्योंकि एक छोटा सा 10 साल का बालक भी उसने कह दिया संघ दक्ष, तो फिर 80 वर्ष का वृद्ध भी और दक्ष में आएगा जी। ये एक वहां की परिपाटी, वहां का अनुशासन है। वहां काम करना नितांत सरल है, लेकिन विविध क्षेत्रों में काम करने का अनुभव भी बड़ा भिन्न है और थोड़ा सा विचित्र भी है, थोड़ा सा अलग हट करके भी है। यदि ठीक प्रकार की समझ डेवलप नहीं की आपने, तो आप विविध क्षेत्र में काम करने के लिए और ज्यादा समय तक टिक नहीं सकते। तो विविध क्षेत्र में काम जो है वो बड़ा चुनौतीपूर्ण काम है, क्योंकि वहाँ सबका सब संघ के शिक्षक नहीं है, वहाँ संघ के इतर लोग भी हैं, समाज के सामान्य लोग हैं। मैं आपको एक उदाहरण से स्पष्ट करता हूँ कि जब मैं बैंक में था तो मुझे मेरा एजीएम डीजीएम कहते थे, अच्छा भार्गव जी तो वहां से कितना मिलता संघ से आपको? मैंने कहा कि आप भी आओ, आपको ही मिलेगा। वहां तो देने का काम है, समय देना पड़ता है। मैं आपको रिटायरमेंट के बाद की बात बताता हूँ। जब मैं जनवरी 20 में रिटायर हुआ तो 2-3-4 महीने बाद में एक एजीएम का फोन आता है और वो बड़ा एक फोन पे करा रहे, भार्गव जी कितने बड़े आदमी को यार आप फोन भी उठाते हैं और हमने आपको 3 लेटर भेज दिए उसके इंटरव्यू पर, आप आ ही नहीं रहे हो मिलने हमसे। तो अरे हम तो आपको बधाई चाह रहे हैं यार, आपका टाइम पास हो जाएगा और दूसरा आपको कुछ ना कुछ देंगे, 40-50 हजार रुपए देंगे ही। तो मैंने कहा देखो साहब ऐसा है, पहली बात तो मैंने बहुत पहले तय कर लिया। एक्चुअली क्या है विवेकानंद जी, मैं भी प्रचारक निकलने वाला था। जब मैं प्रथम वर्ष करने गया तो डॉक्टर दीपक शुक्ला जी के और 25 दिन में कम से कम भी 7-8 पत्र आ गए। हर पत्र में था कि पिताजी की परिपाटी कौन निभाएगा। तो अरुण जी नहीं निकले तो आप तो कम से कम चलो। तो मेरी इच्छा हुई, लेकिन माता जी का स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब रहने के कारण से और मेरा उनसे बहुत गहरा अटैचमेंट था, इसलिए मैं नहीं जा पाया। लेकिन जब मैंने 85 में बैंक ज्वाइन कर लिया, 86 में मैंने द्वितीय वर्ष किया, तब मेरा मन बना। लेकिन घर वालों ने ही सबने एकदम ब्रेक लगा दिया, नहीं बैंक की नौकरी बार बार नहीं मिलती और ये ऐसा ठीक नहीं है। तो ये भी एक कारण रहा मैंने ऐसा करके जी। तो कई बार ऐसा प्रसंग चलता है कि अपन चाह करके वो कुछ नहीं करते, लेकिन मैंने तब संकल्प किया कि मैं बैंक में प्रमोशन नहीं लूंगा और संघ का काम प्रामाणिकता से करूंगा। तो इसलिए मैं आपको कह सकता हूँ कि मैं जब तक महानगर कार्यवाह रहा तो मैंने निश्चित रूप से 8 घंटे बैंक की नौकरी और 8 घंटे संघ के लिए दिए प्रामाणिकता से। बड़ी बात है अपने आप में। नहीं तो सामान्य व्यक्ति अपने जीवन में यदि 8 घंटे का समय केवल अर्थोपार्जन के लिए लगाता है तो वो हम कह सकते हैं केवल अपने लिए जीता है। लेकिन संजीव जी ने जैसा बताया कि 8 घंटे की नौकरी और 8 घंटे समाज के लिए, शायद इसीलिए लोग कहते हैं कि मानव ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति क्यों है, क्योंकि स्वयं के अलावा देश और समाज के लिए सोचते हैं। और इस चर्चा में बहुत गहरी बात भी संजीव जी ने अभी कह दी कि शाखा का जो काम है वो निश्चित रूप से सर्वोत्तम आनंद का काम इनके लिए भी रहा है और भी बहुत कार्यकर्ताओं के लिए रहता होगा। लेकिन जब आप अलग अलग आयामों में, गतिविधियों में, अलग अलग विविध संगठनों में काम करते हैं तो सामान्य कार्यकर्ता कई बार यूं सोच लेते हैं कि ये मूल काम से थोड़ा अलग है, लेकिन वहां पके पकाए लोगों को भेजा जाता है जिनका संगठन का काम इतना होता है और जिनके व्यक्तित्व में धैर्य, धीरज और लोगों से किस तरीके से, जो कि संघ की रीति नीति को नहीं समझते, उनके साथ में यदि काम करने की किसी में योग्यता, क्षमता होती है तब जाके उनको विविध संगठनों में काम के लिए भेजा जाता है। हर एक व्यक्ति की योजकता ये संघ की एक बड़ी विशेषता लगती है। संजीव जी की बातों से लगा कि अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूल मनोषधम अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभ है। ये योजकता का काम ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सिखाता है। संजीव जी, चर्चा कई दिनों तक हो सकती है आपके साथ, तो जितना अनुभव आपका है संघ में काम करने का, एक अनुमान मैं लगा रहा हूँ कि 2020 में आप सेवानिवृत्त हुए, लगभग 5 वर्ष हो गए और लगभग 4-5 वर्ष की आयु से आप शाखा जाने लग गए थे, तो लगभग 6 दशकों का जो ये अनुभव है ये कुछ मिनटों में तो इसको समेटना बड़ा कठिन है, लेकिन समय की अपनी सीमा है। चलते चलते आपके मन से
हमारे दर्शकों के लिए, संघ के स्वयंसेवकों के लिए और जो भी लोग इस एपिसोड को देखेंगे उनको यदि संक्षेप में संघ समझाना है 2-3-4 मिनट के अंदर कि संघ क्या है, कैसे काम करता है और आपके जीवन में कैसे उपयोगी हो सकता है, इसके साथ फिर हम विराम करेंगे इस कार्यक्रम को। बहुत ही बढ़िया प्रश्न किया, क्योंकि मेरे मन में एक बात और थी आपसे शेयर करने की जी। कि 1925 में संघ प्रारंभ होता है और 2025 अपने आ गया है, तो 100 वर्ष की संघ की यात्रा में और खास तौर से 1925 से लेकर के और हम 1975 तक की 80 तक की अगर चर्चा करें तो वास्तव में उस समय के कार्यकर्ताओं ने और कितना तन मन धन से काम किया है। मुझे एक प्रसंग ध्यान में है कि माननीय सुंदर जी भंडारी बाद में गवर्नर भी रहे वो, और वो घर पर पधारे तो ऐसी पिताजी की उनकी चर्चा में सुन रहा था तो किस तरह से मैंने देखा प्रत्यक्ष पिताजी के साथ में जो वरिष्ठ कार्यकर्ता आते थे तो जनसंघ में जिनको दायित्व देते वो कहते भाई साहब मेरे को दायित्व मत दो, मैं काम करूंगा पक्का। लगता था जैसे सजा मिल रही है। हाँ, पक्का काम करूंगा। आज ये स्थिति पलटी है। अभी कई कार्यकर्ता मेरे पास में आते हैं, कहना नहीं चाहिए, लेकिन बीजेपी मेरे को दायित्व दिला दो, आप जो कहोगे पार्टी फंड में मैं दे दूंगा या मैं और भी कुछ कर दूंगा। ये स्थिति बदली है क्योंकि ये सत्ता का साथ है। उस समय सत्ता का स्वाद हमने चखा ही नहीं था। 1977 से पहले सत्ता क्या है हमें पता ही नहीं था। ये काफी स्खलन हुआ है और संघ के से जुड़ने वाले कार्यकर्ता, संघ में कार्यकर्ता जो कार्य कर रहे हैं, मेरा उन सबसे निवेदन है, करबत यही, निस्वार्थ भाव से जो हम कहते हैं उससे अगर हम चले तो निश्चित रूप से संघ की उन्नति को कोई रोक नहीं सकता। संघ सर्वस्पर्शी, संघ सर्वव्यापी, संघ सर्व समाजमयी और समाज और संघ एक रस हो, इसमें हमें ज्यादा समय लगने वाला नहीं है। लेकिन अपने सातत्य को, अपनी निष्ठा को और अपनी तपस्या को, और खास तौर से पुराने हमारे पूर्वज कार्यकर्ताओं ने जो तपस्या की है और वास्तव में जिनके कारण से आज संघ की प्रतिष्ठा है, पहले नेकर था अभी हो गया, लेकिन अभी भी समाज में संघ का नाम ही पर्याप्त है। संघ के मेरे को नहीं देता कोई पैसा, संघ को देता है। इतने है, हम चाहे राम मंदिर का निर्माण कार्य हो, चाहे प्रताप गौरव केंद्र का विषय हो, चाहे अनेक कितने ही विषय, चाहे विवेकानंद शिला स्मारक का समय हो, तो मुझे ध्यान में 1971 में और कैसे एक एक रुपया एक एक परिवार से लिया। लेकिन संघ की धाती है ये, इस धाती को बनाए रखने की जिम्मेदारी आज के वर्तमान युवा और बाल कार्यकर्ताओं पर है कि वो इसको कितना आगे ले जाएंगे और अपने समय समर्पण के साथ में अपने मन को शुद्ध रखते हुए और आर्थिक शुचिता के साथ में हम जितना चलेंगे, मैं समझता हूँ संघ उतना ही पुष्पित, पल्लवित और संवरित होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। धन्यवाद। जय हिंद। निश्चित रूप से बहुत ही संक्षेप में संजीव जी ने जो चुनौतियां हैं इस समय उनका निराकरण कैसे हो सकता है उसका भी मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर तरीके से कुछ समझाया जा सकता है, क्योंकि इन्होंने वो दौर भी देखा है जब संघ का सत्ता के साथ कहीं कोई दूर दूर तक रिश्ता होने वाला दिखता नहीं था। कहीं ऐसा नहीं लगता था कि कोई सरकारें आएंगी और उनमें कुछ पूछा जाएगा या उसमें कुछ काम होगा। इन लोगों ने वो दौर देखा है कि जब आप संघ के कार्यकर्ता हैं तो आपको केवल और केवल सत्ता से, शासन से केवल प्रताड़ना मिलने वाली थी, उसका लाभ तो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। और आज भी जो सरसंघ चालक है मोहन जी भागवत वे स्पष्ट रूप से कहते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में उन सभी लोगों का स्वागत है जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन जिनके मन में कुछ लेने का भाव है उनको यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है। क्योंकि आप यदि संघ में आना चाहते हैं तो आपको प्रारंभ में ही समय देना पड़ेगा। 1 घंटे की शाखा है, फिर आप आगे बढ़ते हैं तो फिर जैसे संजीव जी ने भी कहा 8 घंटे प्रतिदिन लगाना संघ कार्य के लिए कोई साधारण सामान्य सी बात नहीं है। और आज जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं पर और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। जिस तरीके के संकेत संजीव जी ने किए हैं कि आज यदि सत्ता के प्रभाव के कारण कुछ मिलने वाला है, यदि इस कारण से लोग आते हैं तो फिर पारखी नजर कार्यकर्ताओं की, पदाधिकारियों की, वो भी आवश्यक है। और निश्चित रूप से संघ इस दिशा में काम करता भी है, सोचता भी है। बहरहाल अनेक तरह की घटनाएं और अनेक तरह के अनुभव संजीव जी के माध्यम से हमारे दर्शकों तक पहुंचे और आपका इन घटनाओं पर, इन अनुभवों पर और संघ की इस अनथक शताब्दी वर्ष में, इस 100 वर्ष की इस यात्रा पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके अवश्य अवगत करवाएं। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य लिखें
और ये वीडियो, ये एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। फिर मिलेंगे एक ऐसी ही विशेष शख्सियत के साथ जिन्होंने संघ को जिया है, कम से कम 5 दशक तक, जिनको काम का अनुभव है और क्या खट्टे मीठे पल रहे, किन लोगों का उनके जीवन पर प्रभाव रहा। इस एपिसोड के साथ भी हम इसको देंगे विराम और लगातार हमारे साथ बने रहिए संघ के 100 बरस 100 कहानियां संघर्षों की। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।